एसी सही से काम हाँ भाई। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी को। शिवांश गुड इवनिंग। और सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी से। सोनम, अमृता, अनुज, सोनाली, सभी लोग जुड़ गए हैं। चलिए, कल जो आप बनाए हुए थे डायग्राम, उसी में थोड़ा सा लिखना है, लिखिएगा। ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन लिखना है। ये आपने हेडिंग डाला रहा होगा और बनाया होगा। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट टर्म में जो है क्या बोलते हैं, OH बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऐसा बना तो ज़्यादा बेटर है। कहाँ जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सुशांकी बोला जाए, लिखिएगा इसमें, लिखिए डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऐसा लिखिएगा, ऐसा सेंटेंस लिखिएगा, उसको मत लिखिए। लिखिए इन द, यहां से लिखना चालू करिए जो अभी बोल रहा हूं मैं। इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, लिखिए यहां से, इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस in the octahedral complexes in the octahedral complexes in the octahedral complexes the ligands approaches the ligands approach the ligand approach to central metal ion from
along the axis from along the axis along the axis फुल स्टॉप के बाद में the d orbitals of central metal ion the d orbitals of central metal ion situated along the axis the d orbitals of central metal ion situated along the axis within bracket dx square minus y square and dz square dx square minus y square and dz square. ठीक है. have higher energy than d orbitals in between the axis then d orbitals in between the axis within bracket dxy dyz dxz एंड करके लिख लीजिएगा dxy dyz dxz xz. आगे लिखिएगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन d electrons of central metal ion d electrons of central metal ion and electrons of ligands the d orbital split into T2g and EZ orbitals. T2g and EZ orbitals. T2g and EZ orbitals. अगला पॉइंट करके लिखना in T2g and EZ the term G indicates inversion of
indicates inversion center विद इन ब्रैकेट लिख लीजिएगा सिमेट्री ऑफ d orbital अगला पॉइंट है देयर इज एन इमेजिनरी सेंटर in between the T2G and EG orbitals. There is an imaginary center in between the T2G and EG orbitals. Which is known as बारी सेंटर BARY या तो BARI भी लिखा हुआ मिलता है बारी सेंटर। बारी सेंटर एग्जाम्पल अब आपको करना है एक, और भी बहुत से एग्जाम्पल आएंगे आगे करने के लिए, बस यहां पे आपको एक जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, चलो करो। MnCl6 4- कॉम्प्लेक्स है, Mn2+ आर्गन 3d5, इलेक्ट्रॉन भी कुछ इसी तरीके से भरेंगे। ठीक, दिखाइए इनको। इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट यहीं से बना दो। ठीक है, बना लिए होंगे तो उसको काटिएगा नहीं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। एक एडिशनल बन जाता है, कोई मतलब नहीं है। इनको भी लिख लो, ये है ना -4dq और ये क्या हो गया 6dq। ठीक, बनाओ इतना।
बन जाए तो बताओ। हो गया, ठीक है, वेरी गुड। समझ रहा हूं। चलो समझो ध्यान से, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। इतनी चीजें आ रही समझ में, कैसे हुआ? ठीक, T2G इजी, ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ था। अब बात यह है ना कि जब हम T2G और इजी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, याद होगा आपको जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई जा रही थी, तो इन दैट केस बताया गया था कि जब भी हमारा स्ट्रांग लिगेंड होता है, स्ट्रांग लिगेंड होगा, ऐसी कंडीशन में हमारा क्या बनता था? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता था, ठीक। फिर उसके बाद में ये भी बताया गया था कि जब ये बीबीटी के अकॉर्डिंग है, ठीक, ये क्या है? बीबीटी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में जब वीक लिगेंड होता था, वीक लिगेंड, वो उस केस में हमारा क्या बनता था? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स HSC बनता था, ठीक। अब इसमें क्या है कि जब हम T2G और EG में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, अच्छा ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमें पता था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला कि किसकी लिगेटिंग पावर ज़्यादा है, किसकी कम है, उसी के बेसिस पे हम करते हैं। अब बात ये आ रही है कि ये जो T2G और EG में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक, जब हमारा वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड होगा तो इन दैट केस होगा क्या? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, ठीक। इतनी बात आई समझ में? लेकिन जैसे ही हम स्ट्रांग लिगेंड में जाते हैं, ठीक, स्ट्रांग लिगेंड हमें पता चला किससे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला। स्ट्रांग लिगेंड में जब जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये हुंड्स रूल जो है वो वायोलेट कर जाता है। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल वायोलेट कहने का मतलब कि, ठीक, वायोलेट कहने का मतलब जो है पालन न करना, या फॉरबिडन आप बोल सकते हैं। हुंड्स रूल फॉरबिडन हो जाता है। तो ये तब होता है जब हमारा लिगेंड जब स्ट्रांग होता है तब। तो ऐसी कंडीशन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या वीक लिगेंड की केस में आप ऐसे ही एक 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 इलेक्ट्रॉन हर एक में भरेंगे, T2G में और EG में, और जैसे ही स्ट्रांग लिगेंड आएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इन दैट केस पहले T2G ऑर्बिटल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक, जैसे ये आपके दिखाई दे रहे हैं यहां पे। तो अब चूंकि हेलोजन है, हेलोजन तो हमारा क्या है? स्ट्रांग लिगेंड नहीं होकर के वीक लिगेंड है। तो अब क्या है कि ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले T2G में अनपेयर्ड, फिर EG में अनपेयर्ड, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बचेगा तो लोअर वाले से भरना चालू होगा, पेयरिंग करना चालू करेगा। लेकिन अब इसकी केस में जब हम जाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, तो पहले लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल दैट इज T2G में पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका कहां जाएगा? EG में जाएगा, ठीक है, बात आई समझ में? तो ये चीजें बहुत ध्यान से रखना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे आगे, अभी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बतानी है तो उसी में जो है गड़बड़ कर देंगे। तो इसीलिए जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो लोअर साइड के जितने भी एनर्जी होंगे दैट इज T2G ऑर्बिटल में हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भर देंगे। After filling up T2G orbital, if electrons are remaining, then entrance of electron takes place in the EG orbital.
तभी होगा जब ये पूरे के पूरे फिल हो जाएंगे। ये तभी पाया जाएगा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड दैट इज क्या पाया जाएगा, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये हैलोजन है। हैलोजन तो हमारा क्या है, हैलोजन की अगर बात करें तो हैलोजन आपका वीक लिगेंड होता है। ठीक, हैलोजन वीक लिगेंड है। अब ये वीक लिगेंड है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, हमारा वीक लिगेंड होने के कारण जो है एक इलेक्ट्रॉन हम T2G में यहां पे यहां पे यहां पे भरे, फिर दो और बचे यहां पे। अगर इनकेस ऐसा कोई मेटल होता जिसके पास में 5 की जगह पे और 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम यहां से पेयरिंग करना स्टार्ट करते ना। अबव प्रिंसिपल हमेशा हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑलवेज लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होती है, जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो फिर हायर में जाते हैं। ठीक, तो ये चीजें जो है ध्यान में रहे कि ये इस तरीके से होता है। ठीक, अब इससे इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो जो हमने वहां पे पता किया था ना वही वही देखो, हमें टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पता चलेगा। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि हैलोजन है इसीलिए ये क्या बनाया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक, मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलेगा। अब T2G और EG में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, T2G और EG में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो 1 हो 2 हो 4 हो 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ये क्या हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर गया। एक और चीज आपको पता था, ऑलरेडी आप ऑक्टाहेड्रल में पढ़ रहे हैं तो यहां पे ज्योमेट्री वगैरह तो बनाने की जरूरत है नहीं। म्यू की वैल्यू आप वहां पे निकालते थे तो म्यू की वैल्यू आपने निकाला √n(n+2) करके। ठीक, अब यहां पे n की वैल्यू कहने का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना, 5, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5.98 बोहर मैग्नेटॉन। अब इसी में n की जगह पे 5 रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो मैंने बताया है ये सभी के साथ में करना है। एक एडिशनल होता है इसमें आपको करने के लिए जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज CFSE बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो अभी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये थोड़ा सा लिखेंगे कि इस तरीके से होता है, और देन आपको टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बताई जाएगी किस तरीके से होता है। इन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल यही दो है पढ़ने के लिए आपको, फिर उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से CFSE कैलकुलेट करते हैं और कई एग्जांपल बताए जाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें आप लिखिएगा, लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक बिहेवियर लिखो, हेडिंग रहेगा मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर लिखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, due to presence of unpaired electron in the complex ion, in the complex ion, in the complex ion, due to presence of unpaired electron in the complex ion, the nature of complex is paramagnetic, the nature of complex is paramagnetic with high spin complex, with high spin complex,
हो गया। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। इनके बाद में जो है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, लिखिएगा, फॉर्मूला लिखो नीचे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, एन इज इक्वल टू 5, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट 35 5.9 आएगा 98 बोहर मैग्नेटॉन। हो गया, लिख लिया, टेक्स्ट करो थोड़ा सा, बना लिए। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग in tetrahedral complexes, tetrahedral complexes हेडिंग है ये। ये डायग्राम बनाना,
बनाइए इसको। बन गया सभी का? देखिए ये कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री बनी हुई है, इसको आप ऐसे इमेजिन करेंगे। ठीक, ये लिगेंड्स यहाँ पे हैं, टेट्राहेड्रल है। अब दोनों में अंतर क्या है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो डी ऑर्बिटल्स आपके सिचुएट होते हैं या तो पाए जाते हैं, वो ऐसे डी ऑर्बिटल जो कि इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड हमारा अप्रोच करता है वो इन बिटवीन दी एक्सिस से अप्रोच करता है। ये देखिए ये दोनों एक्सिस है ना, ये इधर से ही अप्रोच करेगा। ये देखिए ये एक्सिस हो गया आपका, यहाँ से ये लिगेंड है, ये देखिए यहाँ से अप्रोच किया, या तो यहाँ से अप्रोच किया, या तो यहाँ से अप्रोच किया, या तो यहाँ से अप्रोच किया। तो जो एक्सिस बनी हुई है हमारा, वो लिगेंड का अप्रोच डी मेटल के डी ऑर्बिटल से जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है? इन बिटवीन दी एक्सिस से हो रहा है। तो इन बिटवीन दी एक्सिस से होने के कारण ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड होते हैं, ये हमारे इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। तो जब इन बिटवीन दी एक्सिस से अप्रोच किया तो ऐसी कंडीशन में इन ऑर्बिटल्स में रिपल्सन ज्यादा फील होगा। ज्यादा ये जब फील करेंगे तो इनकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, और जो ऑर्बिटल्स हमारे अलोंग दी एक्सिस पाए जा रहे हैं इनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कम होने के कारण जो है बारी सेंटर से या बैरी सेंटर से नीचे हमारे कौन से पाए जाएंगे? डी ऑर्बिटल्स अलोंग दी एक्सिस, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या आपका डी जेड स्क्वायर। ये पाया जाएगा कहां पे? बारी सेंटर के आपका नीचे के साइड में, दैट इज ना बिलो द बारी सेंटर। और जो डी ऑर्बिटल्स इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये सारे हमारे कहां पे पाए जाएंगे? अबव द बारी सेंटर, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन होने के कारण एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती। ठीक, तो ये हुई बात ऑक्टाहेड्रल की, टेट्राहेड्रल की। अब इसमें भी जो ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा सेम उसी तरीके से करेगा, लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं टेट्राहेड्रल में वो नॉन जीरेड होते हैं। मतलब जो जी आप लिखा करते थे ऑक्टाहेड्रल की केस में, यहां पे आप वो जी नहीं लिखेंगे। ये आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए? ये इसको हम E लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? T2। ये आपका जो पैरामीटर है सिमिलरली 10dq होता है, लेकिन इसमें डेल्टा T के लिए होता है। ठीक,
ये जो पैरामीटर पाया जाएगा ये आपका 4dq का होगा और ये पैरामीटर जो पाया जाएगा वो -6dq का होता है। ठीक, डेल्टा ये आपका क्या है, बारी सेंटर। ठीक, डेल्टा टी जो है वो बराबर होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो सिमिलरली वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे जहां पे आपने ये लिखा है -0.6dq, उसको लिख सकते हैं -0.6 डेल्टा टी। ठीक, या जहां पे आपने 4dq लिखा है उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 0.4 डेल्टा टी, जैसा कि आप ऑक्टाहेड्रल में किया करते थे। बातें आ रही है, समझ में आ रही हैं तो टेक्स्ट करो। टेक्स्ट करिए, आ रही है समझ में तो लिखाया जाए इसके बारे में। जल्दी से। चलिए, एक चीज और आपको एज अ होमवर्क के तौर पे करना है। जितनी चीजें मैंने आपको बताया है किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, जितने लिखाया हुआ है ना 5-6 लाइन का, वही चीजें आपको इसमें भी लिखनी है। बस अंतर क्या है कि आप वहां पे लिखे होंगे कि लिगेंड्स जो है वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यहां पे आप लिखेंगे कि इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ये डी ऑर्बिटल जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होने के बाद में ये ब्रेक होगा किसमें, ई और T2 में। ठीक, क्या होगा, ई और T2 में होगा, और बाकी चीजें जो है सेम उसी तरीके से लिखनी है। अब आप ये बताइए कि जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल का लिखाया गया है आप उस तरीके से टेट्राहेड्रल का लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए, फिर उसी हिसाब से जो है बताया जाए। लिख पाएंगे इसके बारे में कि कैसे स्प्लिटिंग हुई है, किस तरीके से, बोलिए। प्रज्ञा कुमारी लिख लेंगे, और बाकी लोग भी बोले। सोनाली ठीक, अमन बढ़िया है, अनुज कुमार यस सर ठीक, और बाकी भी जो जुड़े हुए हैं सब लोग बोले। पूजा सिंह, सुशांकी, आशीष, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बताया जाए। डिफरेंस, ये कौन है, विकास कुमार तिवारी। डिफरेंस यही है कि जब हम ऑक्टाहेड्रल में जाते थे तो लिगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस होता था, तो जो ऑर्बिटल्स हमारे अलोंग द एक्सिस पाए जाते थे दैट इज dx² - y² और dz², इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती थी क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा फील होता था। जब हम टेट्राहेड्रल के लिए आएंगे तो इसमें जो लिगेंड अप्रोच करता है वो इन बिटवीन दी एक्सिस करता है।
इन बिटवीन दी एक्सिस करने के कारण जो है ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होने के कारण एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए ये बारी सेंटर के अबव होंगे और ये यहाँ पे क्या होंगे, बिलो होंगे। और एक चीज आपको देखना है कि ये सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरेड होते हैं। नॉन जीरेड कहने का मतलब जो इन्वर्जन ऑफ सेंटर पाया जाता था या इन्वर्जन सेंटर पाया जाता था, दैट इज सिमेट्री होती थी, ये हमारा क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक होता है। इसीलिए जी टर्म इसमें नहीं लगाया गया, केवल और केवल क्या लिख दिया गया, T2 लिख दिया गया और क्या लिख दिया गया, E लिख दिया गया। ठीक, अब चूंकि टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, उसकी केस में क्या हुआ करता था, डेल्टा ओ। ठीक, और बाकी सेम चीजें वैसी ही करनी है। ठीक, चलिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, मैग्नीज का लिखा हुआ था, चलो उसी से संबंधित एक और लिख लेते हैं, MnCl4 2 माइनस, MnCl4 2 माइनस। ठीक, थ्री डी आगे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे, उसके लिए परेशान ना हो कोई। स्प्लिटिंग दिखा दो इनकी, एक और होमवर्क मिलने वाला है, तुम लोगों को मत परेशान हो। ये स्प्लिटिंग दिखा करके मैं इसको बताऊंगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, लिखना तुम ही लोग को है। काहे लिए ऑक्टाहेड्रल बन जा रहा है, टेट्राहेड्रल ही बनो। छोटे हो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, फिर भी जो है बार बार 6 से जाकर के भिड़ रहे हो। इनको क्या बोले, E, इनको क्या बोले, T2। ठीक, और ये जो है पूरे ये कितने हो जाएंगे, डेल्टा टी बराबर कितने के, 10dq। ये कितना हो जाएगा, -6dq। ये कितना हो जाएगा, 4dq। ये इनको तो लिख ही दो, नहीं तो बैर कर लेंगे, इसीलिए बैरी सेंटर कहा गया। पता है तुम लोगों को क्यों बैरी सेंटर नाम लिया गया ना? अरे वो गाना है ना, कौन सा, देवदास वाला, हाँ वो जो नया वाला देवदास आई थी, कौन सा है बताओ। वो बारी बैरी इसी से आए हैं और कहीं नहीं आए हैं। बताओ किसी को याद है? हाँ ये देखो अनुज, बैरी पिया। तो अच्छा ये बैरी पिया क्या है, ये क्या किया है कि ये E और T2 को मिलने नहीं दे रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बैरी सेंटर या तो बारी सेंटर कहा गया। ठीक, और उस गाने का सेंस भी अच्छा तुम लोगों को लग रहा होगा कि वो जो है राइटर लिख दिया होगा, वो कहीं और से नहीं, ये केमिस्ट्री से ही आया है। ठीक, ये देखो ये ऑलरेडी बहुत पहले एक लोग बता के चले गए थे। ठीक, और फिर उसके बाद में उसमें ये आगे यही बता के गए थे, और अब एक जो है वो अलग से जो है ना गाना बन गया कि ये ऐसा होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन भी भर दो, 1 2 3 4 5। अच्छा सबसे बड़ी बात ये ना, इसको जो है श्रेया घोषाल फीमेल सिंगर है वो गाई हैं, और लड़कियों का किसी का रिप्लाई नहीं आया है। चलो ये देखो, ये कौन है, सत्यम तिवारी। इसको देखो बड़ा आनंद आ गया है ना। मैंने बोल क्या दिया हुआ है, लड़का और लड़की को लेकर के, तो इसको बड़ा आनंद आ गया तो लिखा है, और वो भी हंसा कैसे, सोचो
ये राक्षसों वाली जैसे हंसी होती है, एक और देखो उसी तरीके से हंसा हुआ है। हाँ चलो अच्छा छोड़ो इसको। देखो मैग्नेटिक बिहेवियर लिख लेंगे, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक, इसको आप समझिए, और जैसे आपको वहां पे लिखाया गया था ना उसी तरीके से लिखना है। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, शॉर्ट टर्म में नहीं लिखना है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये सारी चीजें जो है आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखनी है, ठीक। यहाँ पे मैं आपको बस केवल बता रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखने के कारण क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक, पैरामैग्नेटिक है। और HSC बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर उसके बाद में म्यू √n+2 करके, ठीक, n की वैल्यू कितना 5, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.98 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसको आप लिखेंगे जैसे आपको ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिखाया गया था या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिखाया गया था एग्जाम्पल, सेम उसी तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। अब बताइए हो पाएगा या नहीं, लिख पाएंगे या नहीं, जल्दी लिख लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। बताओ सत्यम, अमन, बहुत हंसी आ रही थी ना। बोलो बोलो जल्दी। और बाकी लोग भी बोले, ठीक है, प्रज्ञा, अनुज, ठीक, विकास, अच्छा लिख भी चुके हो, बहुत सही। और भी आगे अभी एग्जाम्पल्स बहुत कराने हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो चीजें आपको बतानी है। हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर को अफेक्ट करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे हमें जानना है। हो गया? देखिए पहला फैक्टर, नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक, नेचर ऑफ लिगेंड। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको आपको डिटेल में ना लिखाया जाएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स को उनके लिगेटिंग पावर या तो जो कोऑर्डिनेशन पावर है या बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी के बेसिस पे क्या किया गया है, उसको अरेंज किया गया है इन टर्म्स ऑफ सीरीज, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो जितना वीक लिगेंड रहेगा उतना हमारा लेस स्प्लिटिंग क्रिएट करेगा, लेस स्प्लिटिंग, और जितना स्ट्रांग लिगेंड रहेगा, स्ट्रांग, वो हमारा मोर स्प्लिटिंग क्रिएट करेगा, ठीक। तो
strong ligands creates more splitting and weak ligands create less splitting in tetrahedral complexes as well as octahedral complexes। ठीक, तो ये सारी चीजें जो बताई जा रही है आपको वो दोनों पैरामीटर के लिए बताया जा रहा है, दैट इज डेल्टा ओ एज वेल एज डेल्टा टी, दोनों के लिए। ठीक है, डेल्टा नॉट नहीं बोलेंगे, वो ओ है, ओ जो है वो डिनोट करता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड को या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। तो जितना वीक लिगेंड रहेगा वहां पर स्प्लिटिंग उतना कम होगी, जितना स्ट्रांग लिगेंड रहेगा स्प्लिटिंग जो है वो उतना ज्यादा होगी। ठीक, अगला है वो है हमारा नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल की जब हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। जब भी ऑक्टाहेड्रल की बात की जाएगी यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। जब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी लिगेंड की ना, 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो उतना ज्यादा क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और स्प्लिटिंग उतना ज्यादा क्रिएट होगी। और 4 लिगेंड है तो 6 के कंपैरेटिवली 4 तो कम है, तो 4 जब करेंगे तो उसमें जो है स्प्लिटिंग कम पाई जाएगी कंपैरेटिवली आपका क्या कि जो पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक जो है वो फार्मूला दिया गया कि डेल्टा टी इज इक्वल टू -4/9 डेल्टा ओ। ये जो माइनस साइन लिखा गया है, ठीक है, ये माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग का पैटर्न होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग का पैटर्न जो है वो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, तो इसको देख करके ये पता चल रहा है कि लगभग 2 गुना स्प्लिटिंग, अप्रॉक्सीमेटली डबल स्प्लिटिंग पाई जाती है किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कंपैरेटिवली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक, एक और है, बस छोड़ रहे हैं। अगला जो है वो है हमारा साइज ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक, तो स्प्लिटिंग जो होता है, स्प्लिटिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ डी ऑर्बिटल के। डी ऑर्बिटल मतलब अगर हमारे पास में 3D, 4D और 5D सीरीज के कोई मेटल है तो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा जल्दी अप्रोच करेगा, रिपल्सन उतना ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक, और जितना छोटा होगा डी ऑर्बिटल वो तो CMI के करीब, वो न्यूक्लियस के करीब में होगा। तो ऐसी कंडीशन में तो जितना ज्यादा, कहने का मतलब कि बिगर डी ऑर्बिटल क्रिएट्स मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये कुछ इस तरीके से। तो अगर 3D, 4D, 5D सीरीज की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा 5D सीरीज में होता है, देन 4D में, और फिर उसके बाद में क्या होता है, 3D में होता है। एक लास्ट है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। तो जो स्प्लिटिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। मतलब अगर हमारे पास में Fe2+ है और Fe3+ है तो ऐसी कंडीशन में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा पाई जाती है, दैट इज Fe3+ में ज्यादा होगा और Fe2+ में क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये वाला लास्ट वाला जो है आपको ना एक बार फिर से जो है डिटेल में समझाएंगे किस तरीके से कैसे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आज इतना ही। ठीक, इसके बारे में नेक्स्ट वाली क्लास में लिखाया भी जाएगा, एक बार फिर से जो है रिवाइज करा देंगे। ठीक, धन्यवाद सभी को।